हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। सिस्टम सॉफ्टवेयर के आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट्स। हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था एलिमेंट्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, जिसमें हमने देखा था कि असेंबली लैंग्वेज के टोटल 4 बेसिक एलिमेंट्स थे, उनको हमने डिटेल में पढ़ा था। ओके, आज हम लोग देखने वाले कि असेंबली लैंग्वेज में कितने टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हम लोगों ने पहले से ही असेंबली लैंग्वेज पे बेसिक प्रोग्राम बना रखे हैं, लाइक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम, और आपको ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, आई बटन पे है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। हम लोग असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो एन असेंबली लैंग्वेज कंटेन्स 3 काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स। एक असेंबली लैंग्वेज में 3 प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं। द फर्स्ट वन इज इंपेरेटिव स्टेटमेंट, देन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट एंड द लास्ट वन इज असेंबलर डायरेक्टिव्स। नाउ ये तीनों क्या होते हैं, काफी ज्यादा इजी है, हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंपेरेटिव स्टेटमेंट्स की। इंपेरेटिव स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? इट इंडिकेट्स एन एक्शन टू बी परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द असेंबल्ड प्रोग्राम। यानी कि जो इंपेरेटिव स्टेटमेंट होते हैं ये इंडिकेट करते हैं कि क्या करना है, आपको कुछ एक्शन परफॉर्म करना है, कुछ तो एक्शन आपको करना है, सर्टेन एक्शन परफॉर्म करना है। कब? ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ असेंबल्ड प्रोग्राम। जब असेंबलर ने प्रोग्राम को असेंबल्ड कर दिया, उस प्रोग्राम का, उस असेंबल्ड प्रोग्राम का जब एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन आपको कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है, ये कौन बताएगा? ये बताएगा इंपेरेटिव स्टेटमेंट। ठीक है। सो ईच इंपेरेटिव स्टेटमेंट टिपिकली ट्रांसलेट्स इनटू वन मशीन इंस्ट्रक्शन। हर एक जो इंपेरेटिव स्टेटमेंट होता है वो ट्रांसलेट हो जाता है एक मशीन इंस्ट्रक्शन में। लाइक अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो मूव आर ए रजिस्टर कॉमा एक्स, इसमें क्या हो रहा है, ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है कि आपको जो x की वैल्यू है उसको किस में कर देना है, उसको a रजिस्टर में मूव कर देना है। तो ये क्या बता रहा है, कुछ एक्शन आपको करना है। कौन सा एक्शन करना है? आपको मूव करने का एक्शन करना है। उसी प्रकार से अगर लिखा हुआ है रीड ए, तो आपको क्या करना है, ए के वैल्यू को रीड करना है, यानी कि आप कुछ एक्शन परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं प्रोग्राम से। यानी कि इंपेरेटिव जो भी स्टेटमेंट है, लाइक अगर हम बोले प्रिंट वाई, यानी वाई के वैल्यू को क्या करना है, प्रिंट करना है। जो असेंबल्ड प्रोग्राम है ये क्या कर रहा है, ये असेंबलर को बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि आपको प्रिंट करना है। ऐड एक्स वाई, यानी कि एक्स और वाई के वैल्यू को ऐड करके एक्स में स्टोर करा देना है, एक्शन परफॉर्म करना है, सब्ट्रैक्शन का एक्शन परफॉर्म करना है। तो इस टाइप का जो स्टेटमेंट होता है स्टूडेंट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं। तो आई होप अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो आप इंपेरेटिव स्टेटमेंट को अच्छे से और एग्जाम्पल के माध्यम से लिख सकते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज डिक्लारेशन स्टेटमेंट। अब नेम से ही पता चल रहा है क्या है, डिक्लारेशन स्टेटमेंट है, यानी हमें कुछ तो डिक्लेयर करना है यहाँ पे, है ना। हमें क्या करना है, कुछ डिक्लेयर करना है। लाइक हम लोग अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा में क्या करते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, कांस्टेंट को डिक्लेयर करते हैं। सेम थिंग यहाँ पे होने वाला है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में 2 तरह के डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होते हैं। द फर्स्ट वन इज डीएस, मींस डिक्लेयर स्टोरेज, एंड द सेकंड वन इज डीसी, दैट इज डिक्लेयर कांस्टेंट। तो आपको नेम से पता चल रहा होगा डीएस, इसका यूज क्या होता है, डिक्लेयर स्टोरेज स्टेटमेंट का यूज होता है। इट रिजर्व्स एरियाज ऑफ मेमोरी एंड एसोसिएट्स नेम विथ देम। यानी कि डिक्लेयर स्टोरेज, नेम से पता चल रहा है कि ये क्या करेगा, कुछ मेमोरी एरिया को, कुछ स्टोरेज को रिजर्व कर लेगा। ठीक है। और अगर हम बात करें डीसी की, दैट इज डिक्लेयर कांस्टेंट की, ये क्या करेगा, एक कांस्टेंट को डिक्लेयर करेगा। मींस इट कंस्ट्रक्ट्स मेमोरी वर्ड्स कंटेनिंग कांस्टेंट्स, यानी कि ये कुछ मेमोरी वर्ड्स को कंस्ट्रक्ट करेगा जिसमें कि वो कांस्टेंट आपका रहेगा। ओके। तो एग्जांपल के माध्यम से अगर हम लोग समझेंगे तो काफी अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं। तो अगर सिंटैक्स की बात करें तो द सिंटैक्स ऑफ डिक्लेरेशन स्टेटमेंट डीएस, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले दैट इज डीएस की बात कर लेते हैं, डिक्लेयर स्टोरेज। तो उसका सिंटैक्स क्या होता है, सबसे पहले आपको लेबल लिखना है। लेबल क्या होता है हम लोग प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं, मींस प्रीवियस का प्रीवियस होगा शायद वो, जिसमें हम लोग हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाया था, मैंने आपको बताया था लेबल के बारे में। ठीक है। डीएस क्या है स्टूडेंट, डीएस यही डिक्लेयर
स्टोरेज, और यहाँ पे हम क्या देंगे, कोई कांस्टेंट को देंगे। मींस कांस्टेंट यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली ये बताएगा कि आपको कितना वर्ड का मेमोरी रिजर्व करना है। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में वर्ड होता है ना, मैंने आपको बताया था जब हम लोग हेलो वर्ल्ड बना रहे थे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिखा ADS1, इसका मतलब क्या है, दिस स्टेटमेंट allocates the memory area of one word and associates the name A with it। यानी कि ये जो आपने स्टेटमेंट लिखा है ADS1, ये क्या करेगा, ये वन वर्ड का मेमोरी एरिया रिजर्व कर लेगा पहले, और ए को क्या करेगा, उसके साथ एसोसिएट कर देगा। यानी कि जब आप कहीं पे यूज कीजिएगा सिंबल ए, उसका मतलब हो जाएगा वो वाला रिजर्व मेमोरी एरिया। यानी कि कल को आप अगर ए में कोई वैल्यू स्टोर करा रहे तो वो वैल्यू कहाँ स्टोर जाके होगा, उस मेमोरी एरिया में। आ गई बात समझ में। सो डिक्लेयर स्टोरेज का मतलब क्या हुआ कि ये क्या करता है, बेसिकली दिए गए जो भी आपने स्पेसिफिक साइज प्रोवाइड किया है उतने वर्ड का ये क्या करेगा, मेमोरी एरिया को रिजर्व कर लेगा, स्टोरेज को रिजर्व कर लेगा, और जो आपने लेवल का नेम दिया है उसके साथ ये इसे एसोसिएट कर देगा। ओके, फॉर एग्जांपल हम लोग एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर आपने लिखा GDS200 तो वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए इसका मतलब क्या होगा। चलिए, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, दिस स्टेटमेंट रिजर्व्स अ ब्लॉक ऑफ 200 मेमोरी वर्ड। चूंकि आपने कांस्टेंट में क्या प्रोवाइड किया, 200, तो ये 200 साइज का मेमोरी वर्ड रिजर्व करेगा, एंड द नेम G इज एसोसिएटेड विद द फर्स्ट वर्ड ऑफ द ब्लॉक। और जो ब्लॉक होगा, जैसे कि इसने जब आपने ये स्टेटमेंट लिखा तो बेसिकली हुआ क्या, 200 वर्ड का मेमोरी एलोकेट हो गया, डॉट 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 डॉट, लास्ट 200 मेमोरी का ये वर्ड एलोकेट हो गया। नाउ अब आपके पास क्या है, ये है A। तो ये क्या करेगा, ये A आपका एसोसिएट हो जाएगा फर्स्ट वर्ड, है ना। ये जो आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स है टोटल 200 का, तो A इस फर्स्ट वर्ड को क्या करेगा, मींस एसोसिएट करेगा, या बोल सकते हैं रेफर करेगा। आई होप आप लोग बात को समझ गए होंगे कि डिक्लेयर स्टोरेज किस प्रकार से यूज होता है। हम लोगों को बहुत ज्यादा असेंबली लैंग्वेज के डीप पे जाना नहीं है, हम लोगों को ओवरव्यू पढ़ना है असेंबलर के बारे में। तो असेंबलर जब हम लोग पढ़ रहे होंगे, मींस 5.1 असेंबलर और 5.2 असेंबलर, तो उसके लिए ये एक तरह से बोले तो रिक्वायरमेंट है, प्री रिक्विजिट है कि आपको ये सभी चीजें आती हो, आप थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ ले। हमें ज्यादा प्रोग्रामिंग नहीं करनी है, हेलो वर्ल्ड हम पहले से ही बना चुके हैं। ओके, सो अब हम लोग बात करते हैं द सिंटैक्स ऑफ डिक्लेरेशन स्टेटमेंट DC। हमने DS तो देख लिया कि ठीक है भैया, ये हमें स्टोरेज रिजर्व करना है, हमने एसोसिएट कर दिया नेम, हम बाद में उस स्टोरेज का फ्यूचर में यूज करेंगे, है ना। स्टोरेज किस लिए रिजर्व करते हैं हम लोग, कि बाद में हम उसमें कोई वैल्यू हम उसमें स्टोर कराएंगे, या और भी जो भी टास्क होगा परफॉर्म करेंगे। दूसरी यहाँ पे बात आती है कांस्टेंट को डिक्लेयर करने की। हमने उसी समय क्या किया, लिटरल प्रोवाइड कर दिया। लाइक अगर हम बताएं इसका सिंटैक्स क्या होता है, पहले आपको लेबल देना है, देन आपको लिखना है DC, देन सेम जो आप कांस्टेंट देते थे वो देना है। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा, आपका जो सिंगल क्यूट्स होता है उसमें इनक्लोज्ड होगा, इसका मतलब ये एक लिटरल होगा। अब लिटरल क्या होता है, आप लोग बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ चुके हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा। लिटरल मीन्स बेसिकली कांस्टेंट होता है। ओके, तो एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर हमने लिखा है 1 DC और देन हमने लिखा है 1, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है दिस स्टेटमेंट एसोसिएट्स द नेम 1 विथ अ मेमोरी वर्ड कंटेनिंग द वैल्यू 1। देखिए इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, हम लोग इजी वे में समझते हैं। देखिए इसका सिंपल सा मतलब है कि होगा क्या, सबसे पहले एक आपका मेमोरी वर्ड, ये आपका मेमोरी वर्ड रिजर्व हो गया, इसमें वैल्यू भी स्टोर हो जाएगा। वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगा, वैल्यू स्टोर हो जाएगा 1, और जो आपने ONE1 लिखा है, आपने क्या लिखा है, ONE1, थोड़ा सा 1, ये क्या करेगा स्टूडेंट, ये इसे रेफर करेगा। ठीक है, ये इसे क्या करेगा, रेफर करेगा। मीन्स ये जो नेम था ONE1, ये क्या हुआ, इस लिटरल के साथ एसोसिएट हो गया। ठीक है, आप इसे मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, मीन्स आप इसके स्टोरेज को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, आप इसके वैल्यू को एक्सेस करेंगे। फिर से मैं बता रहा हूं इसका मतलब क्या हुआ, अगर जिन्हें समझ में नहीं आया। आपने लिखा 1 DC और उसके बाद आपने कोई कांस्टेंट प्रोवाइड किया, मीन्स आप लिटरल दे रहे हैं सिंगल क्वोट्स में। मतलब इसका क्या है
कि मेमोरी में क्या होगा, मेमोरी वर्ड रिजर्व होगा, जितना भी मेमोरी वर्ड लगे आपने जो कांस्टेंट दिया है उसको रिजर्व करने में, तो आपने वैल्यू प्रोवाइड किया 1, यानी कि उस मेमोरी वर्ड में वैल्यू स्टोर हो गया 1, और जो ONE1 ये जो नेम था, आप यहाँ पे ABCD XYZ कुछ भी लेवल का नेम रख सकते हैं, उस लेवल का नेम इस 1 के साथ एसोसिएट हो जाएगा। मीन्स अगर आप कहीं फ्यूचर में ONE1 लिखते हैं, इसका मतलब क्या होगा, ये 1 होगा। आगे ये बात समझ में, तो ये कांस्टेंट हम लोग इस प्रकार से डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, आगे क्या पॉइंट लिखा हुआ है उसे हम लोग ध्यान से समझते हैं। लिखा हुआ है एन असेंबली प्रोग्राम कैन यूज कांस्टेंट्स इन 2 वेज। एक जो असेंबली प्रोग्राम होता है वो कांस्टेंट को 2 तरीके से यूज कर सकता है, यानी ये जो हमने डिक्लेयर कांस्टेंट किया है ये 2 तरीके से यूज हो सकता है, एज इमीडिएट ऑपरेंड्स एंड एज लिटरल्स। एक इमीडिएट ऑपरेंड्स के रूप में और दूसरा लिटरल्स के रूप में। अभी जो हमने किया है स्टूडेंट, ये एज ए इमीडिएट ऑपरेंड्स किया है, ठीक है, यानी कि हम इमीडिएट ऑपरेंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अब लिटरल्स और इमीडिएट ऑपरेंड्स दोनों में क्या डिफरेंस होता है, आइए हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। ओके, सो एक इमीडिएट ऑपरेंड क्या होता है, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू और द रिजल्ट ऑफ अ कांस्टेंट एक्सप्रेशन। ये क्या होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू होता है या एक कांस्टेंट एक्सप्रेशन का रिजल्ट होता है, लाइक 2 + 2, 2 डिवाइडेड बाय 2, 5 + 2 × 2, ये सारे क्या है, कांस्टेंट एक्सप्रेशन है, यहाँ कोई वेरिएबल यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, सो ये क्या होंगे, इमीडिएट ऑपरेंड होंगे। द असेंबलर इनकोड्स इमीडिएट वैल्यूज इनटू द इंस्ट्रक्शन एट असेंबली टाइम, यानी कि जो आपके इमीडिएट वैल्यूज होते हैं, जैसा कि हमने अभी प्रोवाइड किया है, ये इमीडिएट वैल्यूज 1, ये क्या होगा स्टूडेंट, इंस्ट्रक्शन में जो इनकोड होगा एट द टाइम ऑफ असेंबली होगा, यानी असेंबली टाइम में ही ये क्या होगा स्टूडेंट, इनकोड हो जाएगा। So immediate operands can be used in an assembly statement only if the architecture of the target machine includes the necessary features। यानी कि हम असेंबली लैंग्वेज में हम इसका यूज तभी कर सकते हैं इमीडिएट ऑपरेंड का, जब जो हमारा टारगेट मशीन हो। मीन्स टारगेट मशीन क्या, जिस माइक्रो प्रोसेसर पे हम वर्क कर रहे हैं, अगर वो माइक्रो प्रोसेसर का जो इन्वायरमेंट है वो सपोर्ट करता है इमीडिएट ऑपरेंड को, तभी हम इसका यूज कर सकते हैं, यानी कि इसके फीचर्स को सपोर्ट करना चाहिए। तो ये तो हो गया इमीडिएट ऑपरेंड के बारे में, और इमीडिएट ऑपरेंड का एग्जांपल भी हमने देख लिया इस प्रकार से। अगर हम बात करें लिटरल की, तो लिटरल क्या होता है, तो ए लिटरल इज एन ऑपरेंड, लिटरल एक ऑपरेंड होता है विथ सिंटैक्स इक्वल्स टू वैल्यू। ये इसका सिंटैक्स जो मैंने देखे ग्रीन से सर्कल किया है, और थोड़ा सा डार्क कर दें, व्हाइट से करते हैं, ये देखिए, ये इसका सिंटैक्स है इक्वल्स टू वैल्यू, यानी जहां पे भी लिखा हुआ रहेगा लाइक इस प्रकार से इक्वल्स टू 6, ये क्या होगा, आपका लिटरल होगा। ठीक है, ये इमीडिएट ऑपरेंड नहीं होगा। ठीक है, सो आगे हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इट डिफर्स फ्रॉम कांस्टेंट, ये कांस्टेंट से अलग है। कैसे अलग है, बिकॉज इट्स लोकेशन कैनोट बी स्पेसिफाइड इन द असेंबली प्रोग्राम। असेंबली प्रोग्राम में इसका लोकेशन स्पेसिफाइड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इट डिफर्स फ्रॉम एन इमीडिएट ऑपरेंड, ये इमीडिएट ऑपरेंड से अलग होता है, बिकॉज नो आर्किटेक्चरल प्रोविजन इज नीडेड टू सपोर्ट इज यूज। इसका यूज करने के लिए हमें किसी आर्किटेक्चरल प्रोविजन की जरूरत नहीं है, हम किसी भी माइक्रो प्रोसेसर पे, किसी भी टारगेट मशीन पे हम इस लिटरल का यूज कर सकते हैं। अब हमने अभी थोड़ा सा जाना है लिटरल के बारे में। लिटरल के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग LTORG पढ़ रहे होंगे, और LTORG हमें पढ़ना है एडवांस असेंबलर डायरेक्टिव्स में। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एडवांस असेंबलर डायरेक्टिव्स, उसमें हम लोग पढ़ेंगे LTORG, और वहां पे हम लोग इसे डिटेल में समझेंगे, एक प्रोग्राम भी देखेंगे हम लोग, ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। अभी आई होप आप लोग इमीडिएट ऑपरेंड और लिटरल क्या होता है इसमें डिफरेंस समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया, थोड़ा सा वीडियो को पीछे कीजिए और फिर से आप लोग देख लीजिए। तो अभी तक हम लोगों ने स्टूडेंट 2 तरह के असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट को देख लिया है। द फर्स्ट वन इज इंपेरेटिव एंड द सेकंड वन इज डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड वन एंड लास्ट वन, दैट इज असेंबलर डायरेक्टिव्स। अब ये नेम से आपको पता चल रहा है क्या, असेंबलर डायरेक्टिव्स, यानी कि ये असेंबलर को डायरेक्शन दे रहा है, डायरेक्ट कर रहा है कि अब ये करो, अब इधर जाओ, यानी कि
जो डायरेक्ट कर रहा हो, असेंबलर डायरेक्टिव इंस्ट्रक्ट, ये क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्ट कर रहा है असेंबलर को टू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस ड्यूरिंग असेंबली ऑफ द प्रोग्राम। यानी कि जब आपका प्रोग्राम असेंबल्ड हो रहा है ड्यूरिंग द असेंबली ऑफ द प्रोग्राम, वैसा इंस्ट्रक्शन जो कि असेंबलर को इंस्ट्रक्ट करे सर्टेन एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, असेंबलर डायरेक्टिव्स बोलेंगे। लाइक अगर हम बात करें एग्जांपल की, तो स्टार्ट स्टेटमेंट या एंड स्टेटमेंट, ये क्या है, असेंबलर डायरेक्टिव्स है। इसका सिंटैक्स क्या होता है, स्टार्ट, और यहाँ पे हम देते हैं कोई कांस्टेंट लाइक स्टार्ट 200, स्टार्ट 300। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि इट इंडिकेट्स दैट द फर्स्ट वर्ड ऑफ द टारगेट प्रोग्राम generated by the assembler should be placed in the memory word with address constant. For example, अगर कहीं पे लिखा हुआ है start STAR और T start 200, ठीक है, अगर कहीं लिखा हुआ है start 200, इसका मतलब क्या है कि जो फर्स्ट वर्ड है टारगेट प्रोग्राम का, यानी कि आपका जो टारगेट प्रोग्राम है वो कहीं ना कहीं मेमोरी में ही स्टोर होगा ना, तो उस टारगेट प्रोग्राम का, अगर मान लिया जाए ये आपका टारगेट प्रोग्राम है, सम लाइंस ऑफ कोड है इसमें, ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट वर्ड ये लोकेशन 200 पे है, यानी कि असेंबलर को ये डायरेक्ट कर रहा है कि आप 200 पे जाइए और यहां से आप एग्जीक्यूशन को स्टार्ट कर दीजिए। आगे बात समझ में। दूसरा इसी प्रकार से होता है एंड, और यहां भी होता है एक कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होता है, दिस डायरेक्टिव इंडिकेट्स एंड ऑफ द सोर्स प्रोग्राम। ये डायरेक्टिव क्या इंडिकेट करता है, सोर्स प्रोग्राम का जहां पे एंड हो गया है। तो आई होप आप लोग स्टार्ट और एंड दोनों को समझ गए होंगे। नेक्स्ट लाइन क्या है, द ऑप्शनल कांस्टेंट इंडिकेट्स द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम शुड बिगिन। जहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होना चाहिए था, उसका यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, एक तरह से बोले तो एड्रेस दिया हुआ रहता है, ठीक है, उस वर्ड का एड्रेस दिया हुआ रहता है। तो ये था असेंबलर डायरेक्टिव्स के बारे में। तो हमने लास्ट वन भी देख लिया, दैट इज असेंबलर डायरेक्टिव्स। तो ये थे टोटल 3 काइंड ऑफ असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट। इंपरेटिव स्टेटमेंट फिर से हम लोग जल्दी से समझ लेते हैं। इंपरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है स्टूडेंट, ये बताता है कि आपको कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, लाइक एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मूव करना है ना। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे होते हैं हम लोग, या तो स्टोरेज को रिजर्व करें या तो कांस्टेंट को डिक्लेयर करें, ठीक है। तीसरा जो होता है स्टूडेंट वो होता है असेंबलर डायरेक्टिव, जो कि असेंबलर को डायरेक्ट करता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा स्टूडेंट। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आज से 2 दिन में आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्लीटली एंड होने वाला है, ताकि आपको सारे जो भी लेटेस्ट वीडियो आए उसके नोटिफिकेशन आपको आपके फोन पे मिल जाए स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे असेंबलर डायरेक्टिव्स, एडवांस असेंबलर डायरेक्टिव्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।